हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12 की जो केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट है सॉल्यूशंस, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट आज हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है सॉल्यूशंस। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन को जनरली हम सुनते हैं ना, तो हम एक सेंस आती है कि सॉल्यूशन मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई लिक्विड होगा, लेकिन अकेले लिक्विड को ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं। ये ऐसी कोई फिक्स बात नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे अपना क्या हो गया, हम एलोई का एग्जाम्पल लें। एलोई में मेनली क्या होता है, ब्रास हो गया, जैसे जो हमें सुना होता है हमने, जैसे ब्रोंज हो गया। तो ये दोनों जो एलोई हैं, इनको भी हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। कैसे सॉल्यूशन बोलेंगे कि ये किसके सॉल्यूशन है, सॉलिड इन सॉलिड, कि दोनों ही चीजें क्या है यहाँ पे सॉलिड है, तो इसको भी तो हम सॉल्यूशन बोलेंगे। तो ये कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है कि लिक्विड होगा तो ही सॉल्यूशन होगा। जैसे ब्रास में क्या क्या होता है, कॉपर होता है, साथ में जिंक होता है। ऐसे ही ब्रोंज में क्या होता है, कॉपर होता है, साथ में टिन होता है। तो दोनों में क्या है, ये वाला जो कॉपर है वो भी सॉलिड है, टिन है वो भी सॉलिड है, यहाँ पे कॉपर सॉलिड, यहाँ पे जिंक सॉलिड। तो यहाँ पे भी इन दोनों ने मिलके ही क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया। तो यहाँ पे ये कोई चीज फिक्स नहीं है कि जो सॉल्यूशन होगा वो केवल लिक्विड का ही होगा, सॉलिड का भी वो सॉल्यूशन है वो वहाँ पे हो सकता है। उसके बाद सॉल्यूशन में क्या आता है कि जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस होगा या हेट्रोजीनियस होगा। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन हम किसको बोलेंगे, होमोजीनियस सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन को बनाने से पहले दो चीजें होती हैं इसमें। सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं उसमें दो चीजें इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट होती है सोल्यूट और सेकंड होता है सोलवेंट। सोल्यूट हम किसको बोलेंगे, जो हम बाहर से ऐड करेंगे, और सोलवेंट किसको बोलेंगे, जिसमें हम सोल्यूट को डालेंगे। कैसे? एग्जाम्पल के लिए हम इसमें लें तो चीनी और वाटर का सोल्यूशन लेते हैं, शुगर इन वाटर। तो शुगर इन वाटर, तो इसमें जो वाटर होगा वो क्या होगा, सोलवेंट, और जो बाहर से हम डालेंगे वो क्या होता है, सोल्यूट। तो शुगर क्या हो जाएगी यहाँ पे, सोल्यूट। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो। सेकंड हम क्या बोलेंगे कि जो लेस अमाउंट में हो, लेस अमाउंट में होगा वो सोल्यूट होगा, जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो सोलवेंट होगा। तो सोल्यूट क्या होगा, यहाँ पे लेस अमाउंट में रहा होगा, और जो सोलवेंट है वो मोर अमाउंट में। कैसे? इसी एग्जांपल से हम देखें तो जब हम चीनी को पानी में घोलते हैं तो जो पानी की अमाउंट होती है वो ज्यादा होती है तो उसको हम सोलवेंट बोलेंगे, और जो चीनी होती है, चीनी की अमाउंट कम होती है तो उसको हम सोल्यूट बोलेंगे। तो यहाँ से सोल्यूट और सोलवेंट के दो चीजें हमने समझी। क्या कि सोल्यूट क्या होगा, फर्स्टली सोल्यूट क्या होगा, उस जिसको हम बाहर से ऐड करेंगे, किसमें, सोलवेंट में। सोलवेंट क्या होगा, जिसमें हम सोल्यूट को ऐड करेंगे। सोल्यूट होगा वो लेस अमाउंट में होगा, और जो सोलवेंट होगा वो ज्यादा अमाउंट में होगा। तो ये तो चीजें थी किसकी, सोल्यूट और सोलवेंट। और सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट और सोलवेंट को जो मिलाते हैं हम, उससे हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। तो ये थी डेफिनेशन किसकी, सॉल्यूशन की। अब होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो चीजें हमने मिलाई है उसमें जो सोल्यूट होगा वो तो कम अमाउंट में है, और जो सोलवेंट है वो ज्यादा अमाउंट में हो। तो ये कंडीशन सेम ही है इसके लिए भी, होमोजीनियस के लिए भी। जब जो चीजें हैं वो अपनी कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए, मतलब कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे हम यही एग्जांपल इसमें ले सकते हैं, क्या, शुगर इन वाटर, कि जब हम चीनी को पानी में मिलाते हैं तो वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। इसके साथ ही होता है क्या, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में क्या होता है, जब हम डिफरेंट टाइप की चीजें लेते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए। एग्जांपल के लिए हम ले लें मिट्टी, सोइल इन वाटर, कि जब हम मिट्टी को पानी में मिलाएंगे तो वो कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होगा, उसको हम अलग से देख सकते हैं कि इसमें मिट्टी भी है, पानी भी है। लेकिन जब हम चीनी को पानी में मिलाते हैं तो उसमें हम ये देख के नहीं बता सकते कि इसमें चीनी मिली है या नहीं मिली है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हो सकता है क्या, सोइल इन वाटर। तो ये होता है होमोजीनियस सॉल्यूशन और ये होता है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। अब इसके बाद इसमें कुछ टर्म होती हैं इंपॉर्टेंट, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जहाँ पे मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, तो जो सबसे फर्स्ट टर्म है इसकी वो क्या है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी की हम डेफिनेशन देंगे, उससे पहले देखो क्या होता है इसका फॉर्मूला, देखो मोलैरिटी, उससे ही हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। क्या कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कि जितने हमने मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिए हैं और कितने में, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने हमने वॉल्यूम, जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिए हैं उसे हम उस सॉल्यूशन की क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। तो इसको डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिख सकते हैं हम, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड इन
1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं सिंपल, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको हम बोलते हैं क्या, मोलैरिटी। अब यहाँ से इसका अगर हम इसकी यूनिट बनाना चाहें तो देखो मोलैरिटी को हम दिखाते हैं एम से। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स की जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है मोल्स, मोल, और यहाँ पे क्या होता है लीटर। तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मोल पर लीटर। अब यहाँ पे जो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। जिस भी सब में हमें मोलैरिटी निकालने को दी गई होगी उसमें हमें यहाँ कुछ न कुछ मास दिया होगा सोल्यूट का, उसको हम बोलते हैं गिवन मास। और मोलर मास क्या होता है, जो एक फिक्स मास होता है ना किसी भी मॉलिक्यूल का, उसको हम बोलेंगे मोलर मास। एग्जांपल के लिए मैंने लिया H2O, तो यहाँ से H का होता है 2 ग्राम और यहाँ पे होगा 16, तो इसका क्या हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। इसको हम बोलते हैं मोलर मास, जो फिक्स होता है। गिवन मास है वो हमें सम के अकॉर्डिंग दिया होता है। वॉल्यूम यहाँ पे जो लेना होता है वो लीटर्स में लेना होता है। तो ऐसे हम किसी भी जो सॉल्यूशन है उसकी जो मोलैरिटी है वो निकाल सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड आती है वो क्या आती है, मोलैरिटी। सेकंड जो क्वांटिटी है वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी और मोलैरिटी में क्या चेंज होता है, यहाँ पे तो क्या था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन मोलैरिटी में क्या आ जाता है, मास आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको नोट करेंगे हम स्मॉल m से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। तो इसको भी हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ मास ऑफ सोलवेंट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। अब इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स हम वैसे ही निकालेंगे। अगर इसकी हमने SI यूनिट निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम किससे दिखाते हैं, मोल की यूनिट होती है और ये है किलोग्राम। तो यहाँ पे जब इसकी मोलैरिटी की SI यूनिट की बात होती है तो वो क्या आएगी, मोल पर किलोग्राम। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो it is defined as the number of moles of solute dissolved in 1 kilogram of solvent। कितने मोल्स हमने सोल्यूट के डाले हैं, 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट में। अब बात आती है कि मोलैरिटी और मोलैरिटी में अच्छी कौन सी होती है, किसको हम प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे हमेशा ही क्या होगी, मोलैरिटी को प्रेफर किया जाएगा। मोलैरिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी। अब ऐसा क्यों है कि मोलैरिटी को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि मोलैरिटी में देखो जब हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला लिया था तो वहां पे क्या था, यहाँ पे हमने लिया था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। और यहाँ पे हमने लिया मास ऑफ सोलवेंट, और जो ये मास ऑफ सोलवेंट होता है वो होगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इस पे टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो जो मास लिया है हमने वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट होगा तो टेम्परेचर का उस पर कोई चेंज नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए हम मोलैरिटी को प्रेफर करेंगे, किसके ऊपर, मोलैरिटी के। उसके बाद जो थर्ड आता है वो क्या आता है, नॉर्मेलिटी। जो थर्ड है वो है नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी में क्या होता है, नॉर्मेलिटी में इसको हम दिखाते हैं n से, और इसका जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो इसको भी हम ऐसे ही डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद
इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, हम इसको इसको कैसे निकालेंगे। तो जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, गिवन मास या तो गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। अब यहाँ से गिवन मास तो हमें पता चल गया, क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाएगा उसमें गिवन मास होगा। अब यहाँ से इक्विवेलेंट मास क्या होगा, तो यहाँ से इक्विवेलेंट मास क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट या मास, मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, जो सबके लिए फिक्स होता है, एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसको मोलर मास बोलते हैं, डिवाइड बाय एन फैक्टर। अब यहाँ से इस मोलर मास को तो पता चल गया क्या होता है। अब एन फैक्टर क्या होगा, एन फैक्टर हम किसको बोलेंगे, जैसे हमने कोई भी मॉलिक्यूल लिया, NaCl लिया, अगर हमने इसका मोलर मास निकालना है तो Na का जो होता है 23 और इसका होता है 35.5, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा इसका मोलर मास। ठीक है, गिवन मास कुछ दिया होगा। एन फैक्टर क्या होगा कि जितने आयंस में टूटता है, जैसे ये है Na प्लस और Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या है, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज। एन फैक्टर को हम क्या बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आयंस। कैसे, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज को हम काउंट करेंगे या तो टोटल नेगेटिव चार्ज को। अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव को देखेंगे तो ये क्या है, प्लस है और Cl नेगेटिव, और नेगेटिव भी 1 है पॉजिटिव भी 1 है, तो दोनों उसके ही केस में जो एन फैक्टर है वो सेम आएगा। कैसे, जैसे ये NaCl का हमने एग्जांपल देखा, तो ये होता है एन फैक्टर। तो ऐसे में नॉर्मेलिटी का जो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का पता होना चाहिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास जो हमें सम में दिया होगा, इक्विवेलेंट मास जो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, मोलर मास बाय एन फैक्टर, और जो यहाँ पे एन फैक्टर होगा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया MgSO4 है, अगर यहाँ पे हम इसका लेंगे तो Mg2 प्लस और SO4 2 माइनस, तो यहाँ पे या तो पॉजिटिव चार्ज लोगे या तो नेगेटिव चार्ज लोगे, दोनों ही केस में जो एन फैक्टर की वैल्यू बनेगी वो 2 बनेगी। तो ऐसे आप इसको डिसोशिएट कर सकते हो। ये भी हो गया। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पे। फोर्थ क्या है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। अब हमने जो सॉल्यूशन लिया है उसमें 2 कंपोनेंट हैं। मान लिया हमने कोई एक कंपोनेंट है A और सेकंड जो कंपोनेंट है वो है B, A प्लस B, 2 कंपोनेंट हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या बनेगी कि हम मोल फ्रैक्शन A वाले कंपोनेंट का भी निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन सेकंड वाले कंपोनेंट का भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A। अगर हमें A वाले का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम वो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na&B। ऐसे ही अगर हमने निकालना है क्या, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब ये क्या होता है कि जो कंपोनेंट हमने लिया है उसके कितने मोल्स हैं हमारे सॉल्यूशन में, वो डिजोल्व है, वो हमने निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B। अब कितने मोल्स है, कितना फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 है, तो हम कैसे निकालेंगे कि जितना हमने लिया है और कितने सॉल्यूशन में लिया है। तो ऐसे इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स का आपको फॉर्मूला पता है, जिसका भी निकालना है क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स A निकालेंगे, यहाँ पे दोनों टोटल मोल्स निकालेंगे, A के अलग निकालेंगे, B के अलग निकालेंगे, उसके बाद उनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो ये मोल फ्रैक्शन है वो भी कंप्लीट होता है। उसके बाद क्या आते हैं, 2 टर्म बचते हैं। उसके बाद क्या है, फिफ्थ है, एक तो होती है क्या, वॉल्यूम परसेंटेज, और सेकंड क्या होती है, मास परसेंटेज। तो इसमें भी हमें क्या निकालना होता है, कंपोनेंट्स का ही निकालेंगे कि उस कंपोनेंट का हमने वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, किसका मास परसेंटेज निकालना। तो इसमें भी क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट का हमने निकालना है, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में 100। ऐसे यहाँ पे क्या होगा,
मास ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का हमने मास निकालना है, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में 100। तो ऐसे आप ये निकाल सकते हो क्या, वॉल्यूम परसेंटेज और मास परसेंटेज। तो उसके बाद जो लास्ट है वो क्या है, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। अब जो लास्ट है वो क्या है, ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो ये किसके लिए यूज होता है, ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो और जो सॉल्यूट है वो क्या हो, बिल्कुल कम हो। तो क्या लिख सकते हैं हम कि जब अपना जो सॉल्यूट है वो किस में हो, ट्रेस क्वांटिटी, मतलब बिल्कुल लेस अमाउंट में हो, और जो सॉल्वेंट है वो लार्ज क्वांटिटीज में हो। इसके साथ साथ क्या बोल सकते हैं कि किसके लिए यूज होती है ये, इन्हीं सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे सॉल्वेंट की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है उसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो उनके केस में हम किसका यूज करेंगे, कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए ppm का यूज करेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, इज इक्वल टू, या अगर सोल्यूट सॉल्वेंट के टर्म में आपको निकालना है तो क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6। अगर आप सोल्यूट और सॉल्वेंट की टर्म में इसको निकालोगे तो ये लिखेंगे। अगर हम कोई भी कंपोनेंट है उसके पार्ट्स के टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं हम इसके क्या, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कि मान लिया वहां पे 2 से ज्यादा ए बी सी कंपोनेंट है, ए बी 2 कंपोनेंट हैं, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ, क्योंकि पार्ट्स में डिवाइड होगा ना, तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, जितने भी बचे हुए कंपोनेंट हैं उनके सभी पार्ट्स नीचे आएंगे, मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ पार्ट्स के टर्म में निकालेंगे तो जो फॉर्मूला है ये वाला बनेगा, और मास के टर्म में निकालेंगे तो फॉर्मूला वो ये वाला बनेगा। तो यहाँ पे जो ये सॉल्यूशंस का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।